Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to discuss the topic factor income, transfer income, final goods, intermediate goods and प्रोडक्शन बाउंड्री। इन 5 चीज़ों के बारे में 5 हेडिंग्स जो हमने डाली है, आज हम इसके बारे में आप लोगों से बातें करेंगे, बताएंगे कि ये क्या है। कहते हैं फैक्टर इनकम के बारे में पहले शुरू करते हैं। फैक्टर इनकम कहते हैं कि फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। रेंडरिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सर्विसेज देकर जो हमें उसके बदले में जो रिटर्न रेम्युनरेशन जो मिलता है हमें, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। एक बात ध्यान देने की है, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये जो है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज के जो है प्रोवाइड इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट की होती है उसे जो है हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से जो फैक्टर इनकम है वो जो हम लोग जो हाउस होल्ड जो है अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में देते हैं, उसके बदले जो हमें मिलता है, मतलब कि इधर से सर्विसेज जाती है, उधर से उसका रिटर्न आता है, तो उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी आज की फैक्टर इनकम। अब दूसरा जो इसके साथ जुड़ा है, दूसरा नाम है वो है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? कहता है ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के दिए हमें जब कोई चीज मिलती है, वन वे इनकमिंग मिल रही है, हमने कुछ नहीं दिया उसके बदले, तो ऐसी जो चीज, ऐसा जो रिटर्न, ऐसा जो इनकम है, उसे हम ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं। कहता है कि इट इज यूनिलेटरल, कहते हैं वन साइडेड कॉन्सेप्ट होता है। कहते हैं इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते क्योंकि इसके कारण से कोई भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है इट कैन नॉट बी रिसीव्ड, इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि यह जो है ट्रांसफर इनकम देश के अंदर से और देश के बाहर अब्रॉड से भी रिसीव की जा सकती है, मिल सकती है। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, पॉकेट मनी है, ईटीसी जो है, वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, इस प्रकार से इसमें ट्रांसफ़र इनकम में आती है। तो ट्रांसफ़र इनकम जो होता है वो ऐसी आमदनी है जिसके बदले जो है हम कुछ करते नहीं हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई सर्विस ऑफर नहीं करते हैं, बल्कि हमको सिर्फ जो है रिटर्न कुछ मिलता है, कुछ बिना दिए वन वे होता है, मिलता है। इसके एग्जांपल हमने कहा स्कॉलरशिप है, अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो पॉकेट मनी वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये देश के अंदर से हो सकता है और देश के बाहर से भी हो सकता है। एक बात ध्यान देने की है कि इसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको ट्रांसफ़र इनकम के बारे में, सरकार से संबंधित। कहते हैं टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफ़र इनकम। जो टैक्सेस सरकार रिसीव करती है वो ट्रांसफ़र इनकम के तहत आता है, क्योंकि एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। क्योंकि जो टैक्स सरकार लेती है उसके बदले सरकार हमको कोई प्रोडक्टिव सर्विस जो है डायरेक्टली हमको देती नहीं है। तो सरकार की जो टैक्स रिसीविंग है, जो टैक्स रिसीट्स है, वो भी ट्रांसफ़र इनकम के तहत आता है। कहता है सिमिलरली सब्सिडीज जो है सरकार सब्सिडी देती है,
वो भी एक तरीके से ट्रांसफर इनकम है जो हमारे तरफ आती है, सब्सिडीज कस्टमर्स को आती है और टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। इस प्रकार से दोनों जो है ये ट्रांसफर इनकम है और इसको जो है नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। अब बात आती है कि ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर रिसीट्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की रिसीट्स या इनकम होती है। एक होती है करंट ट्रांसफर की और दूसरी होती है कैपिटल ट्रांसफर की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर रिसीट्स या ट्रांसफर इनकम में के जो दो प्रकार हैं, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। अगर आप इसको अकाउंट से रिलेट करो तो जैसे वहाँ पे करंट ट्रांसफर होता है जो ड्यूरिंग द ईयर जो काम करने से हमको रोज़मर्रे से एक रिकरिंग टाइप का होता है, वो हमारा करंट से होता है। और जो हमें कोई असेट्स बेच के, कोई संपत्ति बेच के जब हमें कोई चीज़ मिलता है तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो उस चीज़ से रिलेट करोगे तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। तो पहले आता है करंट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? करंट ट्रांसफर आर आउट ऑफ इनकम वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेड ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर। जो करंट ट्रांसफर है वो इनकम से जाता है, जो रेगुलर इनकम आ रेगुलर जा रहा है, और जो आपका कैपिटल ट्रांसफर है वो क्या है? वेल्थ से आता है या प्रॉपर्टी से आता है। ठीक है। दूसरा क्या है? करंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर। जैसे हमने कहा रिकरिंग नेचर में, करंट अकाउंट बारे में कहा कि लगातार रोजमर्रा में शामिल है। तो करंट ट्रांसफर जो है वो रेगुलर नेचर का है, जबकि जो कैपिटल ट्रांसफर है वो इरेगुलर नेचर का है। ठीक है। तीसरी जो चीज है इनके दोनों के अंतर में कि करंट ट्रांसफर आर मीन्ड फॉर कंजम्पशन प्रोसेस। हम जो कंजम्पशन उपभोग की प्रक्रिया करते हैं उससे रिलेटेड है करंट ट्रांसफर, जबकि वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर मीन्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल ट्रांसफर होता है उससे कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का काम होता है। इस प्रकार से ट्रांसफर के दो प्रकार बताए हमने, एक बताया करंट ट्रांसफर और दूसरा बताया हमने कैपिटल ट्रांसफर। और दोनों के बीच में जो है जो तीन जो है बेसिक जो डिफरेंसेस हैं हमने उसको बताने की आपको कोशिश की है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, गिफ्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, वगैरह वगैरह। और जो कैपिटल ट्रांसफर के हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रांट है, कैपिटल गेन टैक्स है, या वार डैमेजेस ईटीसी जो है वो आपका जो है कैपिटल ट्रांसफर के तहत आता है। इस प्रकार से हमने आपको दूसरी जो चीज बताई, टॉपिक बताया आपका आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम के हमने दो प्रकार करंट और कैपिटल आपको बताए हैं। ठीक है। अब हमारा अगला आता है, टॉपिक आता है आज का फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम इस पे बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो अब इसको देखते हैं। पहले फाइनल गुड्स देखते हैं। कहते हैं फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन आर फॉर इन्वेस्टमेंट। कहता है फाइनल गुड्स वो है जो या तो कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। कहते हैं गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो हम लोग सामान खरीदते हैं रोजमर्रा में, खाने पीने, दूध दही वगैरह, दाल चावल, जो भी चीजें, वो हमारा फाइनल कंजम्पशन के तहत आता है। ठीक है। और कहता है दूसरा जैसे कि है, दूसरा गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन आर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मशीन खरीदी किसी कंपनी ने, फर्म ने, तो वो क्या होगा? वो फाइनल गुड्स के तहत आएगा, क्योंकि उसको रीसेल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब हम कोई सामान जो है कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या कैपिटल फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। क्योंकि फाइनल गुड्स में एक बात जो मेन चीज है कि उसका रीसेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हमने लिया हम इसको बेच देंगे, ये हम नहीं करेंगे। तो फाइनल गुड्स ये आता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में फिर से इसका यूज भी नहीं होता है और ना ही हम इसको रीसेल करते हैं। तो ये बात जो है फाइनल गुड्स के तहत आती है, मतलब अंतिम
अब इसके बाद इसका जो है सामान का खत्म हिसाब किताब, अब इसके बाद जो और कहीं पर ये नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये तो हो गया फाइनल गुड्स, और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्या होता है, कहता है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल आर फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। या तो इंटरमीडिएट गुड्स वो है जिसे हम रीसेल के पर्पज से, एम से, उद्देश्य से खरीदते हैं कि रीसेल करेंगे, या तो हम फिर कहते हैं कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे दूध, मिल्क होता है, उसको हमने इस्तेमाल किया चॉकलेट बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए। तो जब हम इस तरह से मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए। किंतु वही मिल्क अगर हम घर में चाय बना के पीने के लिए लाते हैं, या वही दूध हम कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा फाइनल गुड्स। और जब हमको फिर से कहीं यूज करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। कहते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल एज मिल्क परचेज्ड बाय ए डेयरी शॉप। जो डेयरी की दुकान है, उसने जिनके पास गाय भैंस है उससे दूध खरीदा, क्या पर्पस था, उस दूध को उससे खरीद के बेचेगा, रीसेल करेगा। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। दूसरा है गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एज मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम etc, जो हमने बताया आपको। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रीसेल के पर्पस से होगा या प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे फिर से इस्तेमाल होगा, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हैं, इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, इट मींस दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो एक प्रोडक्शन जो एक फर्म है वो दूसरी खरीद, सपोज जैसे कि शुगर बनता है, गन्ने से बनता है, शुगर केन से बनता है, तो उससे लुद्दी निकलता है, उसका रफ निकलता है, मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे क्या बनता है, कागज बनता है, पेपर बनता है। तो वो जो चीज है वो फिर से कहां चली गई, वो चली गई आपके पेपर मिल में, ये कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्या है, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। ये क्या मतलब डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड मतलब कि डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये है कि ये जो है डिमांड क्रिएट करता है, किसी मेन चीज की डिमांड क्रिएट होने से इसकी डिमांड होती है मार्केट में। कहते हैं एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स। एग्जांपल, हलवाई की दुकान है, वहां पर दूध की डिमांड तब होगी जब उसकी स्वीट्स, मिठाइयां बिकेंगी। अगर स्वीट्स या मिठाइयां नहीं बिके तो मेन डिमांड क्या है, स्वीट्स, मिठाइयां। मिठाइयों की डिमांड होगी तो दूध की डिमांड होगी। तो यहां दूध की जो मिल्क की डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड मतलब मेन डिमांड के फोर्स से या उसके रीजन से या उसके इंप्रेशन से, इन्फ्लुएंस से जब क्रिएट होती है तो उसे हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। तीसरा जो है ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, कहते हैं परचेज बाय गवर्नमेंट। कहते हैं फॉर मिलिट्री पर्पज आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो सरकार एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह वगैरह, ट्रक, व्हीकल्स खरीदती है, वो भी यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स है। रीजन ये है कि वो सामान जो है देश को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया आता है। कहते हैं एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, हाँ कहते हैं डिफेंस सर्विस, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस एंड नॉट फॉर मार्केट सेल। वो मार्केट सेल के लिए नहीं है, किंतु उससे जो है डिफेंस सर्विसेज जो है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स जो हमने नाम लिया, ट्रक, व्हीकल्स और आपका जो एयरक्राफ्ट आदि जो चीजें हैं, तो वो भी जो यहां पे है वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंतर्गत कैटेगरी में आता है। और जो चौथी चीज है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स में ऐड होता है, जुड़ा होता है। इसीलिए बता दें आपको
जब जीडीपी की गणना होती है, उसका हिसाब किताब रखते हैं, तो फाइनल गुड्स के ही वैल्यू को, फाइनल गुड्स की ही वैल्यूज को ऐड करते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते। अगर करेंगे तो क्या होगा? सपोज एग्जांपल, दूध बिका, स्वीट्स बिकी, माना 10,000 का दूध बिका, 50,000 की स्वीट्स बिकी। अब सरकार कहेगी नहीं भैया देखो 10,000 का दूध और 50,000 की स्वीट्स 60,000, हमारी जीडीपी 60,000 है। गलत, क्योंकि वो दूध इस्तेमाल कहां हुआ? वो दूध इस्तेमाल हुआ स्वीट्स बनाने में, वो स्वीट्स का इंटरमीडिएट गुड्स था। तो इसलिए हम 10,000 को अलग और 50,000 को अलग, दोनों को जोड़कर 60,000 जीडीपी नहीं बताएंगे, बल्कि 50,000 बताएंगे, क्योंकि 10,000 का जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो स्वीट्स की वैल्यू में शामिल है। समझे? ठीक, अब आते हैं तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स थे जो हमने बताया आपको इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अब लास्ट टॉपिक आज का जो है वो है प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या बात है, ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट। सही बात है, इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ये जो बाउंड्री से बाहर चला गया वो हो गया फाइनल गुड्स, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर घूम रहा है वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। तो कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर, इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जो लाइन है वो प्रोडक्शन बाउंड्री है। कहते हैं एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन इन द बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री, सॉरी, द प्रोडक्शन बाउंड्री, कहता है दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, एंड व्हेन ए गुड कम्स आउट ऑफ द बाउंड्री इट बिकम्स अ फाइनल गुड्स। जब वो बाउंड्री के बाहर आ गया, उस प्रोडक्शन बाउंड्री जहां पे उत्पादन कार्य हो रहा है, तो फाइनल गुड्स कहलाता है। एग्जाम्पल बता दें, जैसे कि फार्मर है, किसान है, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन, मान लेते हैं 2,000 रुपए का, 2000 का कॉटन किया, और उसको सेल कर दिया उसने एक कंपनी को जो धागे बनाती है। तो प्रोडक्शन हुआ कॉटन का, और उसको बेच दिया उसने जहां धागे बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं। कहते हैं बी जो है, ए मान ले फार्मर है और बी जो है वो धागे बनाने वाला है। तो क्या हुआ, उसने बी को 2,000 बेच दिया। बी ने क्या किया, उसको जो थ्रेड्स बना के 3,000 का उसको बेच दिया, क्लॉथ कंपनी को बेच दिया जो कपड़े बनाती है, जो सी है मान लेते हैं, सी। अब सी क्या है, सी बनाएगा उससे कपड़े। तो 2,000 के कॉटन पहले प्रोड्यूस हुए, फिर कॉटन से 3,000 रुपए का आपका जो थ्रेड्स धागे प्रोड्यूस हुए। अभी हम प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। अब उस धागों से बन रहा है कपड़ा, क्लॉथ्स, और कपड़े बन के, क्लॉथ्स बन के वो 5,000 रुपए में, जो 5,000 में जो है वो बेच दिया गया कस्टमर को। तो ए फार्मर, बी जो कंपनी जो धागे बनाती है, सी जो कपड़े बनाती है, इन तीनों को जो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्शन बाउंड्री है। और जब यहां से क्लॉथ्स बन के बाहर निकल गए कंज्यूमर के पास, तो ये फाइनल गुड्स कहलाया। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्शन बाउंड्री डिसाइड करती है कि कौन सी चीज जो है इंटरमीडिएट गुड्स है या कौन सी चीज इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको ये समझाया। अब थोड़ी सी चीज बता दें आपको लास्ट में, और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। कहते हैं नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स। हमने भी बात जैसे कही कि फाइनल गुड्स में जोड़ते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट
इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो फाइनल गुड्स में उनकी वैल्यू या उनका पैसा, उनका मूल्य, उनका रेट जुड़ा होता है। दूसरा है गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। सपोज थ्रेड्स, धागे आए कंपनी में, कपड़े कंपनी में, वो अगर उस साल ही इस्तेमाल हो गए, उस ईयर फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल हो गए, तो वो कहलाएंगे आपके इंटरमीडिएट गुड्स। किंतु माल बच गया, इफ दे रिमेन मोर देन 1 ईयर, एक साल ज्यादा रख लिया फाइनेंशियल ईयर से, दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स, क्योंकि अब वो माल बच के आपके धागे का स्टॉक हो गया और उस कंडीशन में आपका जो है वो फाइनल गुड्स के रूप में हम उसे जो ट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको पहले बताया फैक्टर इनकम, जो हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले 2 वेज होती है, इधर सर्विस को पैसा आया। ट्रांसफर इनकम 1 वे है, जो किसी से गिफ्ट के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में, आपके अलाउंसेस के रूप में मिलता है, वो है पेंशन के रूप में मिलता है। फिर हमने बताया गुड्स, फाइनल गुड्स, जो कि फाइनली कंज्यूम, जैसे हमने कहा दूध हमारे घर में आया, चाय बना के पी लिया, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, अगर वही दूध से चॉकलेट बनती है, तो आपकी स्वीट्स बनती है, आपकी आइसक्रीम बनती है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। फिर हमने बताया प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब कि जब तक वो सामान जो है किसी फाइनल गुड्स के बनने में इस्तेमाल होता रहता है, नेक्स्ट हमने धागे, कॉटन का इस्तेमाल ये किया, कॉटन से धागे बने, धागे से कपड़े बने, फिर कपड़ा गया कस्टमर्स को, तो कॉटन, धागे और कपड़े बनने का जो है एरिया, वो बाउंड्री कहलाएगा प्रोडक्शन बाउंड्री। जब कस्टमर को निकला तो वो कहलाएगा आपका फाइनल गुड्स। ये आउट ऑफ बाउंड्री चला गया। इस प्रकार से ये चीज आज हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।